Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13th, exercise 13.7. 13.7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे आज हम स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद फर्स्ट पार्ट रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर. हमें कोन में वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का, राइट सर्कुलर कोन. ये कोन की शेप बनाएंगे पहले. ये राइट सर्कुलर कोन हो गया हमारा, ये रेडियस है, ये कोन की हाइट है, और ये कोन की हाइट है h, और ये क्या है इसमें कोन की स्लेंट हाइट, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से. तो फर्स्ट हमारा पार्ट है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 7 सेंटीमीटर. सॉरी. तो हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर h. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7. जब तक हमें कोई और वैल्यू के लिए नहीं बोला जाए तब तक हमने पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ करनी है. इंटू में आर स्क्वायर 6 × 6, इंटू में हाइट 7. 7 से 7 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. तो हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाई में 12. 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 जब 24, 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना आ गया, 264 सेंटीमीटर क्यूब. सेकंड पार्ट है इसी तरह से, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर h. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 3.5 इंटू 3.5, इंटू में है हाइट 12. 1/3 22/7, 35/10. पॉइंट के लिए पॉइंट को हटाने के लिए 10 का यूज़, 35/10 इंटू में 12, 3 × 4 = 12, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 7 से 7 भी कैंसिल, 2 से 11 पर कैंसिल, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4. हमारे पास आ गया इसमें 11 इंटू में 7 इंटू में 2, 11 × 7 = 77. 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 154 सेंटीमीटर क्यूब. इस सेकंड के पार्ट में हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल विद रेडियस एंड स्लेंट हाइट. तो कोनिकल वेसल भी हमारे उस कोनी है, कैपेसिटी का मतलब उसमें वॉल्यूम फाइंड करना है हमने. ये कोनिकल वेसल की शेप है, ये रेडियस है इसमें, ये हाइट,
और ये अभी बताया था एल, स्लेंट हाइट। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइट है हमारी, ये रेडियस एंड ये स्लेंट हाइट। तो इसमें हमें गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट गिवन है, स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो वॉल्यूम होता है उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए हमें एच की ज़रूरत है इसमें हाइट की। तो एच कैसे फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। एल हमारे पास क्या है 25 का स्क्वायर माइनस में रेडियस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 49 माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 576। हाइट हमारे पास 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7 इंटू में 7 और हाइट 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो हमारे पास आ गया 22 इंटू में 7 इंटू में 8, 22 इंटू 7 154 इंटू में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 8 5 जा 43, 8 1 जा 8 और 4 12। हमारे पास जो कैपेसिटी है कॉनिकल वेसल की वो आ गई 1232 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होते हैं वो हमारे इसमें यूनिट क्या होती है, क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर है तो मीटर क्यूब। एंड सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं अलंकार। तो अलंकार में अगला अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कि जहाँ पर जड़ पर चेतन यानी कि जो जड़ प्रकृति है, प्रकृति की जो गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का जब आरोप किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही आशा तारागढ़ उषा नागरी। तो यहाँ पर उषा पर नागरी का आरोप होने का मानवीकरण किया गया है। कि किस प्रकार से, कि जो उषा मतलब जो सुबह हुई है, जो सुबह है उसके ऊपर एक नागरी जो नागरिक है यानी कि जो औरत है उसका आरोप इसके अंदर किया गया है। आगे है इसी प्रकार से इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नव रस गागरी। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो मेघों को यहाँ पर क्या माना गया है, यहाँ पर मेघों को माना गया है बादल। और यह लतिका, लो यह लतिका भी भर लाई, जो लतिका है जो बेल है उसको यहाँ पर एक लड़की के रूप में बताया गया है। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। कि जो संध्या है उसको सुंदर परी के समान बताया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसका मानवीकरण किया गया है। आगे आपका अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन यानी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। कि जहाँ पर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसको प्रस्तुत करना कि वो लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत करना, यानी हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उसका वर्णन करना। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है आपका, भूप सहस 10 एक ही 12,
लगे उठावन टरत न टारा। धनुर्भंग के समय, तो इसमें बताया गया है कि जो धनुर्भंग के समय है 10,000 राजा एक साथ उस धनुष यानी शिव धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चंचला स्नान कर आई चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो यहाँ पर जो नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है वो बहुत ही अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा जी ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर जो लोक सीमा का इसलिए है क्योंकि जो राणा जी सोच ही रहे हैं कि घोड़ा है वो नदी को पार कैसे करेगा, कितने में घोड़ा है वो उस नदी को पार कर देता है। यह यथार्थ में असंभव है कि जब तक वो राणा जी सोच रहे थे कि घोड़ा नदी को कैसे पार होगा, तब तक घोड़ा है वो उसको पार भी कर देता है। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल जाने का उल्लेख हुआ है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई है, तो ऐसा संभव नहीं है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयवर्ध का इधर सिर छिन्न वैसे हुआ। कि यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है कि उसका जो उसका अर्जुन का जो धनुष है वो निकला ही है बाण से, उससे पहले ही उसका जो जयद्रथ है उसका सिर उससे अलग हो गया। जिस वीरता से शत्रुओं का सामने उसने किया, असमर्थ हो कथन में मौन वाणी ने लिया। कि मौन है जो वाणी का रूप नहीं ले सकती। तो ये हो गए आपके 5 अलंकार। ये अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। इससे पहले उपमा अलंकार किया, रूपक अलंकार, अनुप्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। अब है कुछ अलंकारों में अंतर। प्रमुख अलंकार हैं जिसमें थोड़ा बहुत अंतर है। यमक और श्लेष में, यमक अलंकार में एक शब्द है वो अनेक बार आता है। यमक में क्या होता है कि एक ही शब्द है वो अनेक बार आता है और उसका हर बार क्या होता है, अर्थ अलग होता है। लेकिन जो श्लेष अलंकार है उसमें एक शब्द है जो एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ विभिन्न होते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिक आए, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक और कनक शब्द 2 बार आए हैं, जहाँ कनक शब्द दोहराया गया है लेकिन दोनों बार नहीं, उसका क्या है, अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका एक अर्थ होता है सोना और दूसरा होता है धतूरा। तो दूसरा जो श्लेष का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है इसके अंदर जो पानी है, यहाँ पर पानी में श्लेष छुपा हुआ है क्योंकि पानी का अर्थ होता है मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मानुष यानी मनुष्य के संबंध में है इज्जत और चून के संदर्भ में है जल। उपमा और रूपक में अलंकार अंतर है कि उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा और उपमेय और उपमान है यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जाए, दोनों में समानता दिखाई जाती है। लेकिन रूपक अलंकार है, इसमें उपमेय और उपमान में एक मान लिया जाता है, दोनों को क्या मान लेते हैं, हम एक ही मान लेते हैं। जैसे उदाहरण है उपमा का, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख को किसके समान बताया, चंद्रमा के समान सुंदर। लेकिन जो रूपक है उसमें हम क्या करते हैं, मुख चंद्रमा है कि मुख क्या हो गया, चंद्रमा ही है। फिर है उपमा और उत्प्रेक्षा में, उपमा में वही कि उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है कि ऐसा हो कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये तो हो गया आपका उपमा। लेकिन जो उत्प्रेक्षा है उसमें क्या हो गया, मुख मानो चंद्रमा है। तो मुख मानो चंद्रमा है कि मुख को हम क्या मान रहे हैं, चंद्रमा मान रहे हैं। तो इसमें दोनों में क्या हो गई, कल्पना। तो तीनों में ही अंतर क्या हो गया कि जो उपमा अलंकार है उसके अंदर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में उनको एक ही मान लिया जाता है और उत्प्रेक्षा अलंकार है उसमें संभावना व्यक्त की जाती है। तो तीनों के उदाहरण हो गए, उपमा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, रूपक का हुआ मुख चंद्रमा है और उत्प्रेक्षा का हो गया मुख मानो चंद्रमा है। तो ये हो गए बेटा आपके अलंकार कंप्लीट। ये इनकी सभी आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और सभी अलंकार हैं उनके परिभाषाएं आपको लिख के इनके उदाहरण भी नोट करने हैं। थैंक यू।